जाता है और ये बन रहे इसलिए बन रहे हैं कि आज के दिन क्या हो गया है कि बहुत सारे D2C ब्रांड मार्केट में आ गए हैं और जब भी मेटा गूगल या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं तो सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिससे वही कीवर्ड महंगा हो जाता है। तो आज के दिन क्या हो रहा है कि कोई कीवर्ड मान लीजिए किसी टाइम पर 5 रुपए का था तो वो 25 रुपए का हो गया, तो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑटोमेटिकली 5 बढ़ गई है। तो इसीलिए एक अच्छा फाउंडर वो होता है जो इसका कुछ वे आउट निकाल सके और अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कंट्रोल में रख सके। Hello everyone. So today we have Mr. Amit Singhal sir. So he's a startup guru and he's an angel investor and I welcome him over here for an IMA session. So sir, how are you doing? I'm good. Thank you very much. Sir, thank you so much for coming for this podcast and it will be a good learning session for sure. Sir, moving forward, I want to understand आपका क्या जर्नी रहा, आपने कहाँ से एंजल इन्वेस्टिंग का सोचा और हाउ वाज द जर्नी सो फार? वेरी गुड क्वेश्चन। दरअसल मेरी जो एंजल इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो बिल्कुल एक्सीडेंटल जर्नी है। ये मैं बताता हूँ कैसे। मैंने सीए किया 2004 में और उस टाइम पर मैं केवल गवर्नमेंट ऑडिट्स करता था जिस फॉर्म में मैं अपनी जॉब करता था। और उसके बाद 2006 में मैं अपनी प्रैक्टिस में आया और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 2007 में कुछ स्टार्टअप्स के साथ काम करने के लिए। कैपिटल 18 करके एक फंड आया था राघव बैल और सरवीर ने बनाया था नेटवर्क 18 के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने मुझे इंटरनल ऑडिट करने के लिए वहाँ पर किया। तो मैं उन फाउंडर से मिलता था और समझता था कि यार ये लोग आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगाते हैं, ऐसा कैसे होता है कि आप इतना लॉस कर रहे हो फिर भी लोग फंड कर रहे हैं। तो ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी मेरे माइंड में। मैं उसको थोड़ा सा केवल इंटरनल ऑडिट ना करके फाउंडर से और चीज़ों की बात करने लगा। तो मुझे समझ में आया कि सिलिकॉन वैली में तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है जहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं होता लेकिन एक बहुत बड़ा आइडिया होता है और वो लोग उस पर काम करते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास बैंडविड्थ नहीं होती काम करने की, केवल पैसा होता है। तो ये लोग इकट्ठे मिलते हैं और मिलकर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हैं। तो 2008 से लेकर 2013 तक मैंने इस बात को स्टडी किया और रियलाइज किया कि अगर इन सभी स्टार्टअप्स में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में जुड़ जाए जो फुल टाइम ना हो चाहे वर्चुअली हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से मैंने स्टार्टअप बड़ी की शुरुआत करी जहाँ पर हमने वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू करी स्टार्टअप्स को, और उसके साथ हमने 1000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया जिसमें वरुण अलग भी एक है मामार्थ थे, उनके साथ मैंने क्लोजली एज ए कंसल्टेंट काम किया हुआ है और वो भी काफ़ी जिनका भी आप नाम सुने आज के दिन। तो इसी दौरान मुझे बर्गर सिंह के फाउंडर से मुलाकात करने का मौका मिला जब वो यूके से आए और उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पर एक इंडियनाइज्ड बर्गर बनाना है। तो मैंने बोला नहीं इतने सारे बर्गर चेन तो है, बोले नहीं अभी भी कोई इंडियनाइज्ड बर्गर नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ कि हमने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर उसको इन्वेस्ट किया। तो 2015 में बर्गर सिंह वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और उसके बाद ऑन एन एवरेज में हर साल 5-6 एंजल इन्वेस्टमेंट करता रहा जिसके साथ मेरा 40 कंपनीज का पोर्टफोलियो बन गया। तो इस तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट साइड पर एंट्रेंस। सर 2007 वो ऐसा समय था जहाँ पे 90% बल्कि मुझे तो बोलना चाहिए 95% ऑफ लोगों को स्टार्टअप के बारे में नॉलेज ही नहीं था। सो कुडोस टू यू सर। मैं इसमें एक और बात कहूँगा कि जब मैंने स्टार्टअप बड़ी भी बोली बनाई ना 2015 में तो भी स्टार्टअप वर्ल्ड इंडिया में भी था। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया का नारा दिया तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये कहीं आपकी कंपनी का नाम तो नहीं लिया गया आज अखबार में क्या बातें हो रही है क्योंकि उस टाइम पर ये इकोसिस्टम ही बिल्कुल नया था। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वी एंटर एट द राइट प्लेस एट द राइट सेक्टर। सर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अब ड्यू टू इन्वेंट ऑफ या ऐसे शोज आ गए जैसे शार्क टैंक इंडिया या हॉर्सेस टेबल, इसके कारण से एक लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा बदला है। नाउ एवरीबडी थैंक्स टू मोदी जी एज वेल, now people understand what startup is and it is helping the society all together. Being a startup founder myself, I know how things have changed in few years and कितना adherence बढ़ते जा रहा है। But anyway, so moving forward, what are the special sectors which you prefer as an angel investor or your fund कि जिसमें इन्वेस्ट करते हैं आप लोग? बिल्कुल। तो जब मैंने 2020 में फ्लूइड वेंचर बनाया तो उसका एक उद्देश्य रखा कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड से ही इन्वेस्ट करना चाहिए और उसका कुछ स्पेसिफिक कारण भी थे। जब मैंने एंजल इन्वेस्टमेंट करी तो मैंने पीसेफ में इन्वेस्टमेंट करी जो बहुत अच्छी ग्रो करी, नीमन शूज में इन्वेस्ट करा, कार्मेसी में इन्वेस्ट किया जिसको बाद में पर्पल ने एक्वायर किया। तो मैंने रियलाइज किया कि इंडिया में क्या हो रहा है, टियर 2 टियर 3 सिटीज में एस्पिरेशन है कुछ प्रोडक्ट की और वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। मैं खुद एक ऐसे शहर से आता हूँ जो टियर 2 में आता है, मैं रोहतक रहता हूँ
और अभी भी रोहतक से ऑपरेट करता हूँ। तो रोहतक में क्या है कि आपको एक आइटम चाहिए जो लेने के लिए आपको दिल्ली गुड़गांव जाना पड़ेगा 1.5 घंटा लगा के। तो पीपल वांट्स ऑनलाइन। तो इंटरनेट के कारण और ई कॉमर्स के कारण जो इंडिया में बदलाव देखा गया जिसको हम भारत बोलते हैं, वहाँ पर एक एस्पिरेशन है और आपके पास एक सरप्लस कैपिटल अवेलेबल होने लग गई है जिसको आप खर्च करना चाहते हैं। तो इन दो चीज़ों के कारण मुझे रियलाइज हुआ कि अगले 10 साल में D2C ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई ट्रेडिशनल प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहता, नए प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। नई जनरेशन काफी उस पर फोकस कर रही है। तो 2020 में हमने डिसाइड किया कि हम एक फंड बनाते हैं 50 करोड़ रुपए का, जिसमें हम केवल स्टार्टअप्स जो D2C में काम कर रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो हम 2 से 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेज पर, जब कंपनीज को थोड़ी ग्रोथ कैपिटल चाहिए होती है, और D2C में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा बहुत बड़ा मानना है कि अभी D2C सेक्टर जो है वो काफी अच्छी तरह ग्रो करेगा अगले 10 साल में। सर स्टार्टअप फाउंडर, मुझे मतलब भली बात ही समझता है D2C, बट जस्ट एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से D2C का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वो वाला कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है। तो एक तो सबसे पहला चेक पॉइंट ये है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक सर्विसेज और एनी सॉफ्टवेयर। तो आपके पास एक फिजिकल प्रोडक्ट है, एग्जांपल लेते हैं कि एक पानी की बोतल है और जिसके अंदर एक्स्ट्रा मिनरल्स, और आप उसको बेचना चाहते हैं। दूसरा एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसके अंदर आप फैक्ट्री में माल बनाते हैं, और टिपिकली पुराने बिजनेसमैन की खुद की फैक्ट्री होती है, और वो वहाँ से स्टॉकिस्ट को देता है, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर रिटेलर को देता है, और डिफरेंट चैनल से एडवर्टाइजमेंट की जाती है ताकि कस्टमर जो है वो रिटेलर की शॉप पर जाके उस प्रोडक्ट को खरीदे। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर में आपको मार्केटिंग इस तरह से करनी होती है कि बंदे ऑनलाइन आके ऑर्डर करे, चाहे आपकी वेबसाइट के थ्रू, चाहे मार्केट प्लेसेस के थ्रू, चाहे क्विक कॉमर्स के थ्रू, और लोग उस प्रोडक्ट को जो बनाने वाला है और जो कंज्यूम करने वाला है उसके बीच में से सारे इंटरमीडिएट चले जाए। इसमें एक मिथ भी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड बनाने का मतलब है कि हमें फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। आप चाहे ओईएम से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, व्हाइट लेबलिंग करवा रहे हैं, व्हिच इज फाइन, बट मार्केटेड बाय में आप होने चाहिए। इसका मतलब आप उस ब्रांड को ओन करते हो और आप उसकी रेसिपी ओन करते सर आज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक कंपनी बोर्ड D2C कंपनी है और व्हाइट लेबलिंग कर रही है, वो लोग तो खुद प्रोडक्ट बना नहीं रहे। हो। तो अल्टीमेटली यू आर ओनिंग द ब्रांड, दैट्स द एग्जैक्टली दैट इज द क्रक्स, क्योंकि ब्रांड इज व्हाट इज गिविंग यू द मनी। सर मूविंग फॉरवर्ड, आपके हिसाब से आपने बोला D2C एरिया है जिसमें बहुत स्कोप है, बट एज एन इन्वेस्टर, एज अ जनरल पर्सपेक्टिव, ऐसे कौन से मार्केट्स हैं जो बूम करेंगे, या हम लोग एक 2030 का पर्सपेक्टिव लेते हैं, सो व्हाट इज द थिंग आफ्टर 5 इयर्स? तो इसमें ना दो कंसेप्ट लेते हैं सेक्टर लेने के लिए। एक तो कंसेप्ट है हेल्थ। जैसे ना हमेशा एक कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। जब हमने बोकारो क्लीन में इन्वेस्ट किया तो लोगों को लगा कि ये क्लीनिंग प्रोडक्ट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी थीसिस ये थी कि जिस तरह से टियर 1 टियर 2 सिटीज में लोग घरों पे खर्चा कर रहे हैं, तो अब क्लीनिंग प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो ट्रेडिशनल क्लीनिंग प्रोडक्ट है केवल आप उसी से इतना करोड़ों रुपए खर्च करके घर बना रहे हो, वो सब चीज़ों के लिए फिट नहीं हो सकते। तो एक कंसेप्ट है कि लोग घरों पे खर्चा कर रहे हैं। इसी तरह से हमने कंपनी हाउसेज में इन्वेस्ट किया, ये देखिए घरों पे खर्चा होता है। अभी मेरी थीसिस इस तरफ जा रही है कि आने वाले 10 साल में लोग हेल्थ केयर पर काफ़ी इन्वेस्ट करेंगे, लोग अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे। तो कोई भी चीज़ जो हेल्थ से रिलेट हो सकती है, चाहे फूड आइटम्स हो सकती है, चाहे और चीज़ें हो सकती है, कुछ भी, तो आपको हेल्थ पर काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। दूसरा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो डीप टेक पर काफ़ी फोकस है। अभी हमारी बहुत बड़ा पार्ट रॉयल्टी की फॉर्म में दूसरे देशों को जाता है, जिसके अंदर अगर हम यही टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाएंगे तो उसके कारण हमारा काफ़ी इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो डीप टेक साइंटिफिक रिलेटेड रिसर्च पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो इस दो सेक्टर पे मेरा काफ़ी बिग इम्पैक्ट है इस साल। सो एज ए इन्वेस्टर आपका एक पर्सपेक्टिव अलग रहेगा, बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑफ बीइंग अ बूटस्ट्रैप कंपनी? हम डे वन से प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट रेज करके ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई थिंक आई कैन गिव अ बेटर आंसर टू दैट। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इक्विटी इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप इक्विटी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं अर्ली स्टेज पे, तो लॉन्ग टर्म में आपको पेन होती है। लेकिन ऑन द सेम साइड अगर आप ये देखें कि अगर आपकी ग्रोथ हैम्पर हो रही है मनी नहीं लेने के कारण, वो भी अच्छा है। तो दिस इज ऑलवेज ए डिसीजन मेकिंग थिंग फॉर द फाउंडर। उसको हमेशा कंपेयर करना चाहिए तीन चीज़ों के अंदर कि क्या मैं जिस ग्रोथ पर चल रहा हूँ अपनी कंपनी में, इज इट एनफ, कि क्या मैं अगर फंड लूंगा भी और वो बैंक में एफडी की फॉर्म में पड़े रहेंगे तो मुझे वो फंड लेने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, क्या मैं इस फंड को फाइनेंस की तरह ले सकता हूँ? फाइनेंस से मेरा मतलब कोई टेम्परेरी लोन या शॉर्ट टर्म लोन या टर्म लोन की तरह।
तो क्या होगा, क्या मैं इसको चुका पाऊंगा या मुझे बैंकरप्सी भी फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 3 क्वेश्चन कि अगर मैं ये इक्विटी ले लेता हूँ तो क्या मैं जो आज ग्रो कर रहा हूँ इससे डबल स्पीड पे ग्रो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आज आपकी सेल 10 करोड़ रुपए की है साल की, और अगर आपको कुछ 10% अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके आप कॉन्फिडेंट है कि अगर मैं इक्विटी डाइल्यूट नहीं करूंगा तो मेरी अगले साल की सेल 12 करोड़ होगी, बट अगर मैं इक्विटी डाइल्यूट कर देता हूँ तो मैं 20 करोड़ का नंबर अचीव कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आपके पास खुद के पास आंसर है कि अगर आप अपनी कंपनी का 10% देके दुगना ग्रोथ कर सकते हैं तो वो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये कैपिटल मेरे किसी काम की नहीं है या ज्यादा हेल्प नहीं करेगी, देन यू शुड कंटिन्यू विद द बूटस्ट्रैप। सर एक और अभी बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास या आई शुड से कि दे आर डूइंग सो मच फॉर स्टार्टअप्स, कितने फंड्स आ गए हैं मार्केट में। इन द अभी जो फाइनेंस रिपोर्ट आया या बजट आया उसमें भी 10,000 करोड़ का एक फंड बनाने के लिए गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी कम अप विद। सो व्हाट आर योर थॉट्स, इज इट गिमिकी और दे आर एक्चुअली वर्थ इट? दिस इज अ वेरी वेलकम मूव, क्योंकि जब भी अगर गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव में इंक्लूड होती है तो उससे हमेशा बेनिफिट ही होता है। उससे एक ना गवर्नमेंट का इंटेंशन पता लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक टू नो कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो अगर हम देखें तो हर बजट में कुछ ना कुछ बातें स्टार्टअप्स की जरूर होती है, चाहे वो एग्जिट टैक्स हटाने के बारे में हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 20% से कम करके 12.5% करने का हो गया, जो भी ये इनिशिएटिव रहते हैं तो ये उस तरफ लेके जाते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो अगर आप हम समझे कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए का फंड बना है तो ये सिडबी के थ्रू रूट होता है, और कोई भी वीसी फंड अगर इसको अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया रहता है कि आपको 3/4 आपको रेज करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि अगर वीसी फंड मैं 30 करोड़ रुपीज रेज करूंगा तो ये 10,000 करोड़ रुपए मुझे मिलेगा, तो 10 करोड़ मिलेगा, तो 3:1 की रेशो में मिलेगा। तो इसका मतलब 10,000 करोड़ रुपए अगर गवर्नमेंट देगी तो 30,000 करोड़ मोबिलाइज होगा मार्केट से ऑटोमेटिकली, चाहे एफडीआई के थ्रू चाहे डोमेस्टिक कैपिटल के थ्रू। तो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट आएगा वो 40,000 करोड़ का आ जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। वो इतना बड़ा अमाउंट स्टार्टअप्स के लिए अवेलेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो दैट्स अ वेरी प्लेजेंट मूव। एब्सोल्युटली। सर एक और आपने D2C की बात कर रहे थे तो एक चीज समझना चाहूंगा, उसके अंदर एक कैक वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पूरी मैट्रिक्स बनाने के लिए। सो आपका सम थॉट्स अबाउट इट कि किस तरीके से होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हाउ डू यू सेट द मैट्रिक्स? बिल्कुल। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है, जिसको दूसरे वर्ड्स में रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी बोलते हैं, तो हमारे लिए जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड होना चाहिए वो 3x का होना चाहिए, व्हिच मींस कि टोटल सेल का आपका 33% से ज़्यादा कैक नहीं होना चाहिए, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होना चाहिए। और ये बजवर्ड इसलिए बना हुआ है कि आज के दिन क्या हो गया है कि बहुत सारे D2C ब्रांड मार्केट में आ गए हैं, और जब भी ये मेटा, गूगल या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं तो सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, जिससे वही कीवर्ड महंगा हो जाता है। तो आज के दिन क्या हो रहा है कि जो कीवर्ड मान लीजिए किसी टाइम पर 5 रुपए का था तो वो 25 रुपए का हो गया, तो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। तो इसीलिए एक अच्छा फाउंडर वो होता है जो इसका कुछ वे आउट निकाल सके और अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कंट्रोल में रख सके। तो मेरा 2 पॉइंट्स जहां पे जो हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ पॉइंट्स इसके अंदर ये है कि क्या आप कम्युनिटी पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। आज के दिन अगर आपको अपने कस्टमर से जुड़े रहना है तो सबसे पहले आपके लिए कम्युनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपके लिए कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कंटेंट बना के ज़्यादा लोगों तक रीच कर सको rather than कीवर्ड्स पर खेलने के, तो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम आ सकती है। और कम्युनिकेशन विद द कस्टमर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मोस्टली फाउंडर्स क्या गलती करते हैं, वो हर रोज नए कस्टमर को ढूंढने मार्केट में निकल जाते हैं, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर पे रिटेंशन पर ध्यान ही नहीं देते। तो रिटेंशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप रिपीट जितना ज़्यादा लेके आएंगे तो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का एवरेज उतना ही बेटर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं नॉर्मली अपनी पोर्टफोलियो कंपनी को सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ काम करिए, कंटेंट बनाइए, कम्युनिटी बनाइए, कम्युनिकेशन करिए। तो ये 3C जो है ये हमारी लाइफ में डेली चलते रहते हैं, जिसके कारण हम अपना कैक को कम कर सकते हैं, चौथे C को। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक एडवाइस आप स्टार्टअप फाउंडर्स को, आप इंदौर आए हैं, हमारी इंदौर की स्टार्टअप कम्युनिटी बहुत ही एडवांस हो रही है और बहुत एंथुसियाज्म के साथ काम कर रहे हैं, सो एनी क्विक एडवाइस फॉर स्टार्टअप्स ओवर हियर? स्टार्टअप्स को यही मेरी एडवाइस रहेगी। और इंदौर तो देखिए बड़ा अच्छा काम कर ही रहा है। मैं जैसे देख रहा हूँ कि किसी टाइम पर जयपुर जो रोल प्ले कर रहा था स्टार्टअप इकोसिस्टम में आफ्टर बेंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली, दैट द सिमिलर थिंग आई कैन सी नाउ इन इंदौर एज वेल। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इमोशनल अटैच मत होइए, क्योंकि मैं जो भी देख रहा हूँ टियर 2 सिटीज में मेनली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फाउंडर अपने आइडिया से इतने अटैच हो जाते हैं क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट को नहीं देख पाते, वो भी उसी में लगे रहते हैं, जबकि उनको इतनी एडवाइस मिलती है कि थोड़ा बहुत पिवट कर लेना चाहिए। तो मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है सभी टियर 2 सिटीज के फाउंडर से
कि आप पिवट को ये मत मान के चलिए कि आपका आइडिया फेल हो गया. दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस इन द स्टार्टअप वर्ल्ड where you will have to keep improving or keep changing your idea. So pivot is a normal thing. Don't think that that is a part of failure. So keep pivoting whenever you get any feedback from anyone. So great, sir. That's a great advice to all our startup founders out there. So it was pleasure talking to you, sir. And thank you once again for sparing some time at IIM and speaking and talking to us. Thank you. Thank you so much. Thank you.